हाय एवरीवन। सो आज हमारी क्लास जो जीएसटी की है वो हमारी लास्ट सप्लाई की क्लास थी। लास्ट 2 क्लास उसका एक कंटिन्यूएशन है। आज हम पढ़ेंगे, हमने जीएस सप्लाई पूरा पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे एक्ट क्या बोलता है और जो हमने अभी तक पढ़ा है वो एक्ट से कोरिलेट करता है नहीं करता है, और एक्ट में कुछ अगर एक्स्ट्रा है तो वो पढ़ेंगे। मतलब एक्ट की बेयर वर्डिंग पढ़नी है हमने, एक्ट में क्या लिखा हुआ है और हमने जो पढ़ा है क्या है। अगर आपको मैं एक हाई लेवल ओवरव्यू दूं हमने क्या पढ़ा, तो हमने सप्लाई के 4 कंडीशंस पढ़े थे, याद होगा आपको। उसके बाद हमने स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पहले पढ़ेंगे कि एक्ट क्या बोलता है, एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हमने अभी तक जो पढ़ा क्या वही एक्ट में लिखा हुआ है या एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है, हम वो समझेंगे एक चीज़। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक सर्कुलर्स क्या क्या इशू किए गए हैं जीएसटी पे, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, व्हाटएवर जो इशू किए गए हैं, जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उससे कोरिलेट करते हैं, हम वो सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद होगी जब हम सप्लाई फर्स्ट स्टार्ट किए थे, हमने कहा था हमें कोई भी चीज़ कैसे पढ़ना है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें 3 क्वेश्चन पूछना है, वाई, व्हाट एंड हाउ। राइट, हमने पढ़ा सप्लाई वाई क्यों है, बिकॉज ए टैक्सेबल इवेंट है। व्हाट इज सप्लाई, वो हमने कंडीशंस वगैरह सब देख लिए हैं। उसके बाद हाउ आता है। हाउ हम आज पढ़ेंगे एंड में कि हाउ के अंदर क्या आएगा। ठीक है, पहले व्हाट खत्म करते हैं। व्हाट में हमने सप्लाई पूरा पढ़ लिया। जैसे मैंने कहा आज हम पढ़ेंगे एक्ट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए एक्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ दोस्तों, मैं जनरली जो स्पेसिफाइड कोर्स की मटेरियल है वही यूज़ करता हूँ। हमारे पास जीएसटी की आईसीआई ने मटेरियल इशू की है, मैं वही मटेरियल जनरली फॉलो करता हूँ एक्ट की वर्डिंग के लिए। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई किस में आता है? ये सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, सेक्शन 7 क्या बोलता है? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, सेक्शन 8, सेक्शन 7, सेक्शन 8। ठीक है, उसके बाद स्केड्यूल 1, ये बेड़ेगा एक्ट नीचे आएगा हमारे पास। सेक्शन 7 का डिटेल पढ़ेंगे पहले। सेक्शन 7 क्या बोलता है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या क्या है। नाउ अगर आपको दोस्तों दिख रहा है स्क्रीन तो देखिए, सेक्शन 7 बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। हमने क्या पढ़ा था? सप्लाई का 4 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं? सच एज, एग्जाम्पल्स है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। राइट, एग्जाम्पल कैन बी एनीथिंग। मैंने कहा था आपको, इट कैन बी सेल, किसी भी तरह का एक्सचेंज, किसी भी तरह का एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया एक गुड्स और सर्विसेज, उसको सप्लाई बोलेंगे। कुछ भी एक जने से दूसरे जने को दिया गया, सप्लाई बोलेंगे। ये एग्जाम्पल्स है आपको, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज मेड एन एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कंसिडरेशन, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन था हमारा कंसिडरेशन। फर्स्ट कंडीशन सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेकेंड कंडीशन शुड बी बाय अ पर्सन। थर्ड कंडीशन था हमारा फॉर कंसिडरेशन, इन फॉर कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, और फोर्थ था हमारा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। राइट, हमने भी यही पढ़ा था। 4 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी एक्टिविटी को सप्लाई बोलने के लिए। ठीक है, बी क्या बोलता है? हमने फिर आए थे कि इसमें हमारे सिर्फ एक्सेप्शंस में। ठीक है, हमने कहा इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जहां कंसीडरेशन है बट वो बिजनेस में नहीं है तो भी उसको सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड हम आए थे कंसीडरेशन नहीं है बट बिजनेस में है तो भी सप्लाई बोलेंगे। स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज, आपको याद होगा, रीटा याद होगी आपको, बस वही रीटा यहाँ पे थी। ठीक है, नीचे आइए क्या बोलता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज। थोड़े एक्टिविटीज जो हमें पता नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विसेज है। बाइफर्केशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि टैक्स रेट अलग अलग है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, स्केड्यूल 2 में एक्ट स्पेसिफिकली हमें बोलता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। गीता पीवीसी। राइट, देखिए एक्ट क्या लिखा हुआ है। वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई, एक्टिविटीज जो ऊपर के हिसाब से सप्लाई है बट वो गुड्स होगा या सर्विस होगा, वो हम स्केड्यूल 2 में देखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बोलता है?
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, दैट मीन्स हमने जो पढ़ाया ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एक्टिविटी स्केड्यूल 3 में लिस्टेड है तो। नेगेटिव लिस्ट अगर स्केड्यूल 3 में है, ऊपर का अपन कुछ नहीं देखेंगे, स्ट्रेट अवे वी विल नॉट कंसीडर दैट एक्टिविटी एज सप्लाई। क्या पढ़ा था हमने? फेस एसएचओ ऑफ गवर्नमेंट, फेस एसएचओ जी, राइट। ये 8 एक्टिविटीज थी उसमें स्केड्यूल 3 में, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या बोलता है एक्ट। Such activities or transactions undertaken by the central government, a state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendations of the council। ये बोलता है गवर्नमेंट किसी भी सर्विसेज या एक्टिविटी को नोटिफाई कर सकती है कभी भी जो विच विल बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ स्केड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, राइट। कुछ जानने का नहीं है इसमें, ये जीएसटी में आपको हर जगह ये लाइन दिखेगी। गवर्नमेंट ने एक ऐसा सेक्शन डाला हुआ है जो गवर्नमेंट को फ्री हैंड देता है कि इट कैन इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी एक्टिविटी इन स्केड्यूल 3 और रिमूव स्केड्यूल 3, जो गवर्नमेंट को एक एक्सक्लूसिव पावर मिलती है इससे, राइट। Shall be treated neither as supply of goods nor supply of services, we know that. Next, subject to subsection 11A to the government may on the recommendation of the council specify by notification or transaction, मतलब गवर्नमेंट कभी भी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन स्केड्यूल 2 को ऐड कर सकती है, रिमूव कर सकती है, चेंज कर सकती है, नई एक्टिविटीज डाल सकती है, पुरानी निकाल सकती है, व्हाटएवर, ठीक है। मतलब कोई एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है बट गवर्नमेंट बोलती है नहीं आप इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानो। किसमें पढ़े हैं? स्केड्यूल 2 में। एनी एक्टिविटी विच कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई, बट स्केड्यूल 2 में स्पेसिफिकली बोलता है आपको इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। तो ये एक्ट का वर्डिंग बोलता है गवर्नमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन एड एनी एक्टिविटी एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और सप्लाई ऑफ गुड्स है कैन मेक इट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है कैन मेक इट सप्लाई ऑफ गुड्स, मेक एनी ऑल्ट्रेशन टू स्केड्यूल 2 एक्टिविटीज। क्लियर है? ये एक्ट बोलता है। हमने क्या पढ़ा था? ये लास्ट गवर्नमेंट का जो ये गवर्नमेंट को जो एक्सक्लूसिव पावर मिलती है उनको छोड़ के हम ये सारी चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ बचा हुआ नहीं है हमारे पास, राइट। एक्ट इतना ही है, नीचे पूरी एक्ट की एनालिसिस है। क्लियर है? अब हम क्या बोले थे कि हमने एक्ट पढ़ लिया, हमने जो पढ़ा वो देख लिया। अब गवर्नमेंट स्पेसिफिकली थोड़े सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इशू करती है। नोटिफिकेशन इशू की जाते हैं कि कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए या कुछ चाहिए, गवर्नमेंट एक्ट बनने के बाद कुछ सर्कुलर इशू कर देती है कि ये एक्टिविटी को आप ऐसे ट्रीट करो, ये चीज को आप ऐसे ट्रीट करो, ठीक है। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स पढ़ेंगे। दोस्तों इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सारे 8 सर्कुलर हैं और इनको आपको पढ़ना है और समझना है और याद रखना है, ठीक है। इनमें ये 8 सर्कुलर्स अब जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, और जब भी एक्टिविटी कहीं पे ट्रिगर होगी आप देखोगे तो आपको याद रहेगा कि सर ने इसमें क्या समझाया था, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ टफ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, आप फोकस करो समझ जाओगे, ठीक है ना। फर्स्ट सर्कुलर क्या आता है? डोनेशंस। दोस्तों किसी भी चीज का पूरा सेंटेंस याद करने से अच्छा है आप कीवर्ड याद करो, ठीक है। क्या याद करो? कीवर्ड याद करो। तो डोनेशंस में इस गवर्नमेंट ने क्या सर्कुलर इशू किया? गवर्नमेंट ने बोला एनी डोनेशन गिवन बाय ए पर्सन टू ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है इसमें? अब आप एक चीज सिंपल सी चीज सोचो, सर मैंने गया और मुझे लगा कि कोई चैरिटी, कोई ओल्ड एज होम है या कहीं पे मुझे चैरिटी करनी चाहिए तो मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट करूं चैरिटी में। तो अगर मैं चैरिटी करता हूं उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी मेरे से। मैं चैरिटी में कुछ भी कर सकता हूं। मान लो मैंने चैरिटी के लिए एक बहुत सारे एक ओल्ड एज होम गया और बहुत सारे कपड़े उन लोगों को ले जाके मैंने दिए, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट सप्लाई मानेगी उसको?
वो तो हार्डशिप है, क्योंकि मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं मेरी टैक्स पेड मनी से चैरिटी कर रहा हूँ, तो उसमें गवर्नमेंट को टैक्स क्यों चाहिए? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अच्छी सोच है, हम इसको इनकरेज करेंगे, हम सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर चैरिटी करने की बजाय वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कुछ दे रहा है आपको, तो हम उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, अब समझो इस चीज को, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ओल्ड एज होम गए, एक बुक्स की चाहे मतलब एक अच्छे कपड़े वपड़े दे दिए सबको, सबने पहन लिए, ओल्ड एज होम ने कहा वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर, और आप वहां से चले गए। आपको कुछ मिला नहीं ना, आपने दिया, आपको कुछ मिला उसके बदले? नहीं मिला। गवर्नमेंट बोलती है इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, अब एक दूसरा केस देखते हैं। आप गए, आपने बहुत सारे कपड़े दिए, आपने क्या किया, उन सारे कपड़ों पे अपना कुछ भी एक ब्रांड नेम लोगो या कुछ भी लगा दिया, अपना फोटो लगा दिए कपड़ों पे, और उस तब सब लोग पहन रहे हैं। तो क्या हुआ उससे? आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, सबको मालूम चलेगा ये आपने दिया है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप चैरिटी करोगे तो उसको गवर्नमेंट सप्लाई मानेगी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है यहाँ आप चैरिटी नहीं कर रहे हो, यहाँ आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और ऐसी सर्विसेज को या ऐसी सप्लाई को हम सप्लाई मानेंगे, हम इसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो हम उसको बोलते हैं क्विड प्रो क्वो। मैं बोलता हूं क्यू प्यू क्यू। क्यों बोलता हूं क्यू पी क्यू? समथिंग फॉर समथिंग। अगर आपको वो डोनेशन देके कुछ मिल रहा है, आपने डोनेशन दिया समथिंग, आपको कुछ मिला समथिंग, सप्लाई बोलेंगे। कुछ नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो क्विड प्रो क्यो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है यहाँ पे। जब भी आप ऐसे सर्विसेज देखो, आप क्विड प्रो को फोकस करो। क्या कुछ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, विल कॉल इट सप्लाई। नहीं मिल रहा है, विल नॉट कॉल इट सप्लाई, इट विल गो अंडर सर्कुलर इशूड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, सेकेंड सर्कुलर गवर्नमेंट ने इशू किया आर्ट गैलरीज वालों के लिए। नाउ आर्ट गैलरीज में क्या होता है? आर्ट गैलरीज में बहुत सारे, आप कभी अगर आर्ट गैलरी गए हो तो आपको देखिएगा बहुत सारी पेंटिंग्स लगी है वहां पे। ठीक है, बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई है। आर्ट गैलरी वाले क्या करते हैं, वो एग्जीबिशन लगाते हैं। ठीक है, और वो सारे पेंटर्स को बोलते हैं आप अपनी पेंटिंग लाओ और एग्जीबिशन में लगाओ। ठीक है, आर्ट गैलरी उनको रिक्वेस्ट करती है आप अपनी पेंटिंग्स लाओ और एग्जीबिशन में लगाओ। तो जो पेंटिंग्स बिक जाती है उनमें आर्ट गैलरीज अपनी फीस चार्ज कर लेती है, बट जो पेंटिंग अनसोल्ड रहती है, अगर आर्ट गैलरी उसमें कुछ भी चार्ज नहीं करती है, कुछ भी चार्ज नहीं करती है, देन उस सप्लाई को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। आप कॉन्ट्राडिक्टरी ये भी बोल सकते हो कि सर इसमें तो कंसिडरेशन है ही नहीं, तो ये एनीवे सप्लाई नहीं होगा। यू आर राइट, यू आर राइट, बट गवर्नमेंट फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन लिख के दिया है कि आर्ट गैलरीज को जहां पे पेंटिंग्स आर्ट गैलरी को दी गई है एग्जीबिशन में लगाने के लिए, बट कोई कंसिडरेशन फ्लो नहीं होता है, वी विल नॉट कॉल इट अ सप्लाई। ठीक है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड सर्कुलर जो गवर्नमेंट ने इशू किया है। गवर्नमेंट थर्ड सर्कुलर कौन सा इशू किया है? थर्ड सर्कुलर है मोल्ड्स एंड डाइज के लिए। नाउ मोल्ड्स एंड डाइज जो ओन की गई है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, ओन बाय एएम, जो भेजी गई है सेंट टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर फ्री ऑफ कॉस्ट। अब सर ये क्या होता है? दोस्तों पहले समझो मोल्ड्स एंड डाइज होता क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो कार की एक एग्जांपल है।
ठीक है, मारुति की कार बन रही है। अब कार तो मारुति की बन रही है, बट कार में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, राइट। हेडलाइट का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या हेडलाइट मारुति खुद बनाती है? तो मारुति क्या करती है, मारुति हेडलाइट डिजाइन करती है, ठीक है, और डिजाइन करके वो एक थर्ड पार्टी को हायर करती है जो उन कार्स के लिए हेडलाइट बनाती है, ठीक है। तो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसमें डाल के वो चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं मोल्ड्स एंड डाइज, राइट। उसको क्या बोलेंगे अपन, मोल्ड्स एंड डाइज। वो मोल्ड बनता है, जिस मोल्ड के बेस पे वो कंपोनेंट बनता है। तो ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर क्या होते हैं, जो ये मतलब मान लो मारुति है, ठीक है, मारुति ने अपना एक डिजाइन बनाया हेडलाइट का, और उस डिजाइन के लिए मोल्ड्स और डाइज बनाए, ठीक है, और उस मोल्ड्स और डाइज को जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करेगी, मतलब जिनको मारुति ने हायर किया है वो हेडलाइट बनाने के लिए, उनको मोल्ड्स एंड डाइज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप ये लो मोल्ड्स एंड डाइज और हमें हमारा प्रोडक्ट बना के दो, हमें हमारा प्रोडक्ट बना के दो। इन सच केसेस ये मोल्ड्स एंड डाइज जो गया है उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। आप ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, सर ये एनीवेज विदाउट कंसिडरेशन है तो विल नॉट बी कॉल्ड अ सप्लाई। यू आर राइट, बट गवर्नमेंट ने सर्कुलर दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट, नो सप्लाई, राइट। फोर्थ कंडीशन, DCA, डेल क्रेडियर एजेंट। दोस्तों आपको याद होगा हमने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप कहाँ पढ़ा था, स्केड्यूल 1 एक्टिविटीज में, राइट। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, रीटा में ए क्या था, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप। जहाँ एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है वहाँ अगर कंसिडरेशन नहीं है बट कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे DCA क्या होता है सर, डेल क्रेडियर एजेंट क्या होता है? देखो डेल क्रेडियर एजेंट एक तरह का एजेंट ही होता है, बट उसमें क्या होता है कि एक एजेंट तो आपको, एजेंट क्या करता है, एजेंट आपको कंज्यूमर या सप्लायर ला के देता है, आपने उसको सप्लाई किया और वो कमीशन लेता है। डेल क्रेडियर एजेंट क्या होता है, आपने कुछ सप्लाई, वो आपको कंज्यूमर ला के दिया, आपने उसको सप्लाई किया, तो वो कंज्यूमर की पेमेंट की गारंटी भी लेता है, ठीक है। डेल क्रेडियर एजेंट का कमीशन थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल एजेंट से, बिकॉज नॉर्मल एजेंट पेमेंट गारंटी नहीं लेता है। डेल क्रेडियर एजेंट इज द वन जो कंज्यूमर कस्टमर की पेमेंट की भी गारंटी लेता है, तो सप्लायर को पेमेंट की गारंटी देता है। अगर कस्टमर नहीं पे करेगा तो डेल क्रेडियर एजेंट पे करेगा, उसको हम डेल क्रेडियर एजेंट बोलते हैं, उसको हम DCA बोलते हैं, राइट। नाउ ये सर यहाँ पे क्या कर रहा है DCA भी एग्जेम्प्टेड है, या DCA में क्या सर्कुलर आया हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें एस्टैब्लिश करना है कि ये एजेंट में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है। नाउ आपको याद है मैंने एग्जांपल दिया था, हम कब समझेंगे इसमें एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर प्रिंसिपल कुछ सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एजेंट के नाम पे इनवॉइस बनाता है, फिर एजेंट कस्टमर के नाम पे इनवॉइस बनाता है, उसको हम बोलेंगे इट्स अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। अगर जो सप्लायर है वो डायरेक्ट रेसिपिएंट के नाम पे इनवॉइस बनाता है और एजेंट को कमीशन मिलता है, दैट वोंट बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। ये हमने पढ़ा था वहां। सेम कंडीशन यहां पे होगा, अगर सप्लायर एजेंट के नाम से बिलिंग करता है, DCA के नाम से बिलिंग करता है, और DCA रेसिपिएंट के नाम से बिलिंग करता है, ठीक है, विल कॉल दैट रिलेशन एग्जिस्ट, एजेंट प्रिंसिपल। अगर सप्लायर डायरेक्ट रेसिपिएंट को बिलिंग कर देता है, DCA का नाम इन्वॉल्व नहीं आता है बीच में, सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, बट वो डेल क्रेडियर एजेंट रहता है, ठीक है। अब यहां बोलते हैं सर्कुलर में क्या बोलते हैं, सर्कुलर बोलता है कि अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है,
नाउ एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, तो डेल क्रेडिटर एजेंट और क्या फैसिलिटीज देता है? डेल क्रेडिटर एजेंट बोलता है कि एजेंट सप्लायर को और कस्टमर को बोलता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो मुझे सप्लायर को पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो रेसिपिएंट बोलता है कि सर मैं ले लिया, मुझे लॉस हो गया, बट मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अभी तुरंत, बट मैं आपको इंस्टॉलमेंट से पेमेंट कर दूंगा। तो डीसीए रेसिपिएंट को बोलता है अगर आप मुझे इंस्टॉलमेंट पे करोगे मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। आपके बदले मैं सप्लायर को पेमेंट कर दूंगा लेकिन मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगा, ठीक है। एक समझो क्या क्या एक्टिविटी होती है अगर ये प्रिंसिपल एजेंट एग्जिस्ट होगा। फर्स्ट एक्टिविटी क्या होगी अगर एग्जिस्ट हो रहा है? सप्लायर इनवॉइस टू एजेंट, राइट? एजेंट इनवॉइस टू रेसिपिएंट। याद है आपको हमने क्या बोला था? अगर ये एक्टिविटी है तो उसमें क्या होगा? सप्लायर डीसीए को बिलिंग करेगा, इनवॉइस करेगा, और डीसीए कस्टमर को इनवॉइस करेगा, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी क्या होता है? डीसीए सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सप्लायर एंड रेसिपिएंट। डीसीए और कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं सप्लायर और रेसिपिएंट को, ठीक है। मतलब हैंडलिंग चार्जेस, स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन, कैन बी सो मेनी थिंग्स। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज। जो मैंने बताया आपको भी कि रेसिपिएंट बोलता है कि सर मुझे लॉस हो गया, मैं अभी तुरंत पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। तो डीसीए बोलता है कि तुम मुझे इंस्टॉलमेंट पे कर दो, मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, लेकिन मैं जो पूरा का पूरा पेमेंट है मैं सप्लायर को कर देता हूँ, ठीक है। मैं पूरा का पूरा पेमेंट अभी मैं सप्लायर को कर देता हूँ, ठीक है। अगर वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में आता है, वहां कवर हो रहा है, तो क्या करेंगे? अगर वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है तो जो ये एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज है, दिस विल बी कंसीडर्ड एज क्लब सर्विस with DCA सर्विस और प्रिंसिपल एजेंट सर्विसेज, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है एंड इन दैट केस कोई भी ऐसा लोन का सर्विसेज दिया गया है एजेंट को रेसिपिएंट के थ्रू, तो हम उसको एज अ होल एजेंट प्रिंसिपल सर्विसेज ही देखेंगे। कोई एक एक्सटेंशन ऑफ लोन का जो सर्विस है उसको अदर एक्स्ट्रा से कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर आप बोलेंगे सर जो ट्रांजैक्शन इन मनी हो गया, गुड्स पे इंक्लूड नहीं होगा, वो सब सेपरेटली अपन देखेंगे। क्या होता है कि अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है तो ये सारी सर्विसेज क्लब हो जाएगी और एक कहीं जाएगी। नाउ हम वो पढ़ेंगे कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज में, जहां मोर देन वन सप्लाई एक साथ की जाती है, उसका टैक्सेशन कैसे होता है, ठीक है। अभी आप ये समझो कि ये सारी सप्लाई एक में आ जाएगी और ये सारी क्लब होके सिंगल सप्लाई मानी जाएगी, ये सेपरेट सप्लाई नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इट इज जो एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज है, ये कोई इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जहां सप्लाई हो रही है, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो, अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करता है तो उसमें क्या क्या होगा? सप्लायर डायरेक्टली इनवॉइस टू रेसिपिएंट, DCA services provided to supplier and recipient, same condition, extension of loan services.
सेम कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे ये दो एक्टिविटी होती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्टिविटी होता है। इन दैट केस जहाँ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं होता है, दिस एक्सटेंशन ऑफ लोन सर्विसेज विल बी कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट सप्लाई। नाउ ये एक्टिविटी हो गई, वैसे वो टैक्सेबल होगी नहीं होगी वो सेपरेट केस है, राइट। ये आता है डेल क्रेडिटर एजेंट का कॉन्सेप्ट, डीसीए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने स्टार्टिंग से देखते हैं, हमने 4 सर्कुलर्स पढ़ लिए अभी तक। डोनेशंस का एक, आर्ट गैलरीज का एक, मोल्ड्स एंड डाइस का एक, एंड फोर्थ वाज डेल क्रेडिटर एजेंट। अब आते हैं हम फिफ्थ में। फिफ्थ क्या बोलते हैं? फ्री फ्री फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। एक चीज खरीदो दूसरा फ्री मिलेगा आपको। जब भी ऐसे केस होंगे तो हम उसको कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज में एनालाइज करेंगे। इसको आप ऐसे ही रखो, जब हम वहां पढ़ेंगे कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज, वहां विल गो थ्रू दिस, ठीक है। 6 क्या आता है? टीनेंसी राइट्स। टीनेंसी राइट्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? पुराने जमाने में क्या होता था कि कोई प्राइम प्रॉपर्टी दिख गई, मैंने वो प्रॉपर्टी ओनर से ले लिया रेंट पे, मुझे कुछ करना नहीं है उसमें, ठीक है। मैंने वो ओनर से रेंट पे ले लिया, ठीक है, और मैं कोई कस्टमर ढूंढ रहा हूँ, वापस उसको रेंट पे दे देता हूँ। तो इट्स अ टाइप ऑफ सबलीज प्रोग्राम। मैंने उनसे रेंट पे लिया, मैं किसी और को रेंट पे दे देता हूँ, मैं उनसे रेंट लेता हूँ, ठीक है। होता क्या है, अब कोई बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें अलॉटमेंट चल रहे हैं, मुझे अलॉटमेंट मिल गया, मैंने क्या करा, मुझे मिल गया, मैं लीज पे कर रहा हूँ, मुझे लीज पे मिल गई, और मैं जो एक और पार्टी है मैंने उसको हायर किया, मैं उसको लीज पे दे दिया, मैंने सब लीज कर दिया प्रॉपर्टी को, ठीक है। वो जो जिनको मैंने दी है वो मुझे लीज पे कर रहे हैं, और मैं जिनसे मैंने अलॉटमेंट लिया मैं उनको लीज पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते थे हम टीनेंसी राइट। गवर्नमेंट ने क्या बोला, जहां भी टीनेंसी राइट्स रहेगा, वो राइट जब ट्रांसफर होगा, तो मुझे अलॉट हुआ लेकिन मैंने बहुत साल रख लिया, अब मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं मेरा यह राइट किसी और को बेच दूं, ठीक है। जब मैं यह राइट्स बेचूंगा, दैट विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, स्पेसिफिकली सर्कुलर में डाल दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट 7, ज्वाइंट वेंचर। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये ज्वाइंट वेंचर का। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर मतलब 2-3 लोग मिलके साथ में आके एक पर्टिकुलर एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। ये तो आप सबको पता है कि ज्वाइंट वेंचर क्या है। 3-4 लोग मिल गए, स्टार्ट किया ज्वाइंट वेंचर। सर यहाँ क्या इंपॉर्टेंस है इसका? सो ज्वाइंट वेंचर ऐसा है जहाँ 3-4 लोगों ने साथ में कुछ स्टार्ट करा। मान लो आप 2 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर ने 1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, 3000 आ गया। ज्वाइंट वेंचर में काम क्या करना है उन्हें एक कैब सर्विस स्टार्ट करनी है। उन्होंने गया, एक गाड़ी रेंट पे ली और उन पैसों से, और एक ड्राइवर को हायर किया और सर्विस स्टार्ट कर दी, ठीक है। ध्यान से सुना, 3 मेंबर्स थे, तीनों ने 1000 कॉन्ट्रीब्यूट किया, एक कैब सर्विस कंपनी स्टार्ट की ज्वाइंट वेंचर पे, और तो 3000 रुपए जमा किए, उनसे कैब लेके आया और कैब पे अपना मतलब पे इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अपनी सर्विस बिजनेस स्टार्ट कर लिया। इन दिस केस जो मनी उन्हें कॉन्ट्रीब्यूट किया, उस पैसे को यूज किया गया एसेट्स को एक्वायर करने के लिए। सो दैट मीन्स ट्रू नेचर में वो कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। इन सच केसेस दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई, ठीक है। अगर आपको केस का क्रक्स जानना है कि क्या है ये, तो आपको समझना होगा कि वो यूज कहां क्या गया। अगर वो कैपिटल नेचर का था
अगर वो कंट्रीब्यूशन कैपिटल नेचर का है उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ट्वीक करते हैं हम इसको। 3 लोग थे, तीनों साथ में आ गए, जिन्होंने हजार रुपए कंट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो हजार रुपए कंट्रीब्यूट करने के बाद क्या हुआ, इनमें से एक जने की ऑलरेडी कैब एजेंसी है, वो ऑलरेडी कैब चला रहा है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी कैब भेज दी और फिर उसी से काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और फिर वहां से फीस ले रहा है। ऐसे केस में वेयर द कंट्रीब्यूशन इज नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, उसको हम सप्लाई मानेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें समझना है कि ज्वाइंट वेंचर में जो कंट्रीब्यूशन आया वो कैपिटल नेचर का है या नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3 मेंबर थे, तीनों ने कंट्रीब्यूट किया। कंट्रीब्यूशन लेने के बाद उन्होंने कोई कैब हायर की, कैब हायर करके एक ड्राइवर हायर करा और सर्विस स्टार्ट कर दी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन से कैपिटल एसेट एक्वायर किया गया, जो भी है अपने लीज पे लिए व्हाटएवर, तो वो हो गया कैपिटल नेचर का। अगर 3 मेंबर में से एक की ऑलरेडी सेम बिजनेस है, वो कैब ही चला रहा है और उन्होंने कहा कि ठीक है 1000 कंट्रीब्यूट कर लो और मैं मेरी गाड़ी देता हूँ, मेरी गाड़ी से काम स्टार्ट कर लो एंड आई विल टेक दैट मनी ऑफ, उसको हम सप्लाई मानेंगे। और फर्स्ट केस को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। कैपिटल नेचर है, नॉट अ सप्लाई, बट अगर अदर है तो सप्लाई में आएगा। ठीक है, ये था हमारा ज्वाइंट वेंचर का सर्कुलर। नेक्स्ट सर्कुलर क्या बोलता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, PSLC। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। अरे सर, अब ये इतना भारी भारी वर्ड क्या है? देखो एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कभी सोलर फार्म, विंड फार्म तो बहुत देखे होंगे, बट ये सोलर फार्म, विंड फार्म ऑपरेट कैसे होते हैं पता है आपको? देखो होता क्या है, सोलर फार्म और विंड फार्म लगता है, ठीक है। सोलर फार्म और विंड फार्म लगाने से पहले जो कंपनी लगाती है इनको, वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है। मतलब एक मान लो एक तरह का एग्रीमेंट साइन करती है किसी से भी। मान लो मैंने गया एक सोलर फार्म मुझे लगाना है, मैंने सोलर फार्म लगाया, बट मैं इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट करूंगा वो मैं एक थर्ड पार्टी, मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बोलती है मैं आपसे 20 साल तक ये पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट होगी इस फार्म से इस रेट पे खरीद लूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एनर्जी सर्टिफिकेट्स, राइट। जितनी भी एनर्जी जनरेट होगी वो मैं आपसे खरीद लूंगा, राइट। सो ये जो चीजें होते हैं PSLCs इनको बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि हमने एग्रीमेंट साइन किया है, जो भी होगा हम वो एक्वायर कर लेंगे, एनर्जी सर्टिफिकेट्स। ये इनको हम बोलते हैं, एक एग्जांपल है, आपको एग्जांपल ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स, इनको हम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं सब, ये सॉरी PSLCs। और ये सारे PSLCs विल बी कॉल्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। क्लियर है? PSLCs RBI के द्वारा नोटिफाई की जाती है। कौन PSLC में आएगा कौन नहीं आएगा RBI नोटिफाई करेगी। और RBI ने स्पेसिफिकली नोटिफाई किया है PSLCs आर नॉट पार्ट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। PSLCs आर नॉट सिक्योरिटीज। करेक्ट। सो दोस्तों ये हो गए हमारे 8 सर्कुलर्स, ठीक है, करेक्ट। अब दोस्तों सर्कुलर्स तो हो गए। अब बहुत बार गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन डाल देती है, सर्कुलर नहीं डालती है तो, ठीक है। अब उन नोटिफिकेशंस क्या क्या है देखिए, ज्यादा नहीं 2 ही नोटिफिकेशंस है। 3 तरीके से गवर्नमेंट करती है, बताती है, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और क्लैरिफिकेशंस, ठीक है। नाउ नोटिफिकेशंस क्या क्या, हमने सर्कुलर पढ़ लिया, ये 8 सर्कुलर थे, हमने पूरे 8 सर्कुलर डिटेल में पढ़ लिए। अब गवर्नमेंट नोटिफाई क्या क्या करती है वो देखना है हमें, ठीक है। फर्स्ट नोटिफिकेशन क्या आया गवर्नमेंट का,
पंचायत और म्युनिसिपैलिटी फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस और जो प्रोवाइड किया गया है पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के द्वारा, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई। ठीक है, सिंपल सा नोटिफिकेशन है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, राइट। सेकेंड, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक liquor license by स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट्स है कि वो लिकर के लाइसेंस किसी को भी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है किसी भी थर्ड पार्टी को अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज सप्लाई। ठीक है, ये हमने 8 सर्कुलर पढ़ लिए, 2 नोटिफिकेशन पढ़ लिए। अब आते हैं क्लैरिफिकेशंस। ये भी 2 ही है क्लैरिफिकेशंस भी। फर्स्ट क्लैरिफिकेशन क्या है, एक चीज समझो दोस्तों, आपने एक ट्रेन टिकट खरीदी। ठीक है, ट्रेन टिकट तो ले लिया आपने। अब ट्रेन में आप बैठे हो, या फिर ट्रेन में मान लो अपन, आपको पता हुआ अपन कार्गो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रेन के थ्रू। ट्रेन में कार्गो है। ठीक है, ट्रेन में कार्गो अगर जा रहा है दिल्ली से बॉम्बे, अब दिल्ली से बॉम्बे जाने के बीच में वो पहले दिल्ली से यूपी गया, यूपी से राजस्थान गया, राजस्थान से एमपी गया, एमपी से महाराष्ट्र गया। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आप हर स्टेट में सप्लाई मानोगे? एक स्टेट से दूसरी स्टेट गया है, सप्लाई हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया कि जब भी ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह इन चीज़ों में मूव करेंगे सामान, उसको हम सप्लाई तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये मूव कर रही है। ठीक है, किससे किससे मूव करना है? ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, ईटीसी, फ्लाइट्स, आप कुछ भी ले लो, कार्स, फ्लाइट्स, व्हाटएवर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर थ्रू में कहीं से जा रहे हो आप, तो उसको हम एक स्टेट दूसरी सप्लाई नहीं मानेंगे, राइट, जब तक वहां पहुंच नहीं जाए, राइट। आइदर ये गुड्स और पैसेंजर या गुड्स ले, या इवन पैसेंजर्स को भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो जहां से स्टार्ट हुआ और जहां खत्म हो रहा है, हम उन दोनों जगह को मानेंगे, यहाँ 2 जगह सप्लाई, यहाँ से यहाँ सप्लाई हुआ है। अगर वो उस बीच में 3-4 स्टेट से होके जा रहा है तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, सॉरी इसको ट्रांसपोर्टेशन 1 मान लीजिए। सेकेंड है, सेकेंड में दोस्तों इससे रिलेटेड है। ठीक है, एक गाड़ी, ठीक है, आपने कोई गाड़ी ली, वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रही है। अब गाड़ी में टायर के साथ बहुत सारे सामान लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे सामान लगे हुए हैं, तो आप बोलोगे ये सामान इस दूसरी स्टेट गया, सप्लाई हो गया? नहीं, क्लैरिफाई क्या करता है कि गाड़ी में जो भी सामान उनके टायर से अटैच्ड हैं, उन सबको भी पार्ट ऑफ दैट व्हीकल ही माना जाएगा, और वो यहाँ से दूसरे स्टेट से जा रहे तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, सो ये कुछ नहीं है, इसको आप सिर्फ ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे तो एनीवेज हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड, कोई भी इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, गाड़ी के साथ में जो अटैच हैं पार्ट्स, व्हीकल के पार्ट्स अटैच साथ में जा रहे हैं, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 क्लैरिफिकेशन। हमने 8 सर्कुलर पढ़ लिए, 2 नोटिफिकेशन, 2 क्लैरिफिकेशन। क्लियर है? अब हम आएंगे हमारा अगला क्वेश्चन। आपको याद होगा वाई, व्हाट, हाउ। वाई समझ लिया हमने, व्हाट समझ लिया हमने, हाउ। हाउ मतलब क्या होता है?
सप्लाई कैसे सप्लाई करेंगे, सप्लाई सिंगल हो रहा है, 2-3 चीज में मिलके हो रहा है, 4-5 चीज में मिलके हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। वो क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक में। कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट क्या है, मिक्स क्या है। नाउ कॉम्पोजिट किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसी सप्लाई जो नेचुरली बंडल्ड हो। अगर मैं दोस्तों बेस्ट एग्जांपल इसका खोज के लेके आऊं ना, तो मुझे इडली और सांभर याद आता है, ठीक है। मतलब आप देखो, आप कभी किसी दुकान पे जाओ, बोलो भैया मुझे एक प्लेट इडली दो, वो आपको सांभर बिना मांगे भी दे देता है। सही बोल रहा हूं। आप बोलो सर मुझे इडली दो, वो आपको सांभर दे देगा साथ में। आप सांभर अलग से मांगते हो, नहीं मांगते हो, आप बोलते हो एक प्लेट इडली दो, और वो इडली सांभर मिला के दे देता है आपको, ठीक है। तो ऐसी सप्लाई को बोलते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। हो सकता है कि इडली में अलग जीएसटी रेट हो, सांभर में अलग जीएसटी रेट हो, बट दोनों चीज एक साथ नेचुरली बंडल्ड सप्लाई होती है। क्या होती है, ये नेचुरली बंडल्ड है, ठीक है। मतलब एक चीज मानो दूसरी चीज आपको बिना बोले भी मिल जाती है, राइट। तो ये जब भी सप्लाई नेचुरली बंडल्ड सप्लाई हो, तो हम जो टैक्स रेट लेंगे, जो सप्लाई मानेंगे, सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट। नाउ हमने भी क्या एग्जांपल लिया था, आपने इडली, और जब इडली आप मंगाते हो, किसी को बोलते हो मुझे एक प्लेट इडली चाहिए, वो आपको सांभर साथ में देता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ सांभर मांगते हो तो आपको साथ में इडली देता है, नहीं देता है, राइट। तो जब आप इडली मांगते हो तो आपको सांभर साथ में मिलता है, तो प्रिंसिपल गुड्स क्या हो गया, इडली, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट सप्लाई। तो उसमें दोनों को मिला के हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ इडली है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये सप्लाई ऑफ इडली है। हम सप्लाई ऑफ सांभर नहीं बोलेंगे, हम इसको सप्लाई ऑफ इडली बोलेंगे। ये बोलता है कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई क्या बोलता है, नाउ मिक्स्ड में भी दो सप्लाई साथ में की जा रही है, बट वो नेचुरली बंडल नहीं है, वो नेचुरली नहीं मिलती है, बट बस दिया जा रहा है कि बहुत सारी हो सकती है एक्टिविटी। जैसे आपको कहा था गेट वन बाई वन गेट वन फ्री, नेचुरली आपको एक के साथ एक नहीं मिल रही है। फिर बाई दिस गेट दैट फ्री, नेचुरली नहीं मिल रही है, बट वो कुछ रीजन से लगाया गया है। तो जब भी मिक्स सप्लाई होता है, हम लेते हैं सप्लाई किसका मानेंगे, अब 3-4 चीज मिला के सप्लाई कर दिया, सप्लाई किसका मानेंगे, जिसका टैक्स रेट हाईएस्ट हो। दोस्तों अब एक चीज सुन, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, वो सुन के आपको मालूम चलेगा ये क्यों लाया गया, ठीक है। अब मान लो एक साइकिल की दुकान है, ठीक है, वो साइकिल भी बेचता है और वो बाइक भी बेचता है, ठीक है। साइकिल पे जीएसटी है, मान लो एग्जेम्प्टेड है ही नहीं, या मान लो 5% साइकिल पे है और बाइक पे है 28%। साइकिल पे कितना है 5%, बाइक पे है 28%, ठीक है। तो साइकिल वाले ने क्या बोला, एक उसका से कस्टमर आया, उसने कहा भैया मुझे एक साइकिल चाहिए, एक बाइक चाहिए। उसने कहा भैया साइकिल का तो 5,000 रुपया, लेकिन बाइक का 5 लाख रुपया है। तो उसने दिमाग लगाया, उसने बोला सर एक काम करो, आप साइकिल ले लो 5 लाख की, मैं बाइक आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, उसने कहा आप साइकिल ले लो 5 लाख की, बाइक मैं आपको फ्री में दे दूंगा। तो बोलेगा मैंने बाइक का तो कंसिडरेशन लिया नहीं, सप्लाई हुआ नहीं, साइकिल मैंने लिया 5 लाख में, तो 5 लाख पे मुझे 5% जीएसटी लगेगा। अगर मैं अलग अलग लेता तो मुझे बाइक पे पड़ता 5 लाख पे 28% जीएसटी, ठीक है, और साइकिल पे मान लो एक एज्यूम करो 20% है, हम लोग का इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 20% का कितना हो गया 1 लाख रुपए, और साइकिल का 5,000 रुपए था, 5%
जो हार्डली आपको पड़ेगा 250, 1 लाख एंड 250। ठीक है, अगर जो उसने दिमाग लगाया कि भैया आप एक काम करो, आप साइकिल ले लो 5 लाख की, मैं बाइक फ्री में दे दूंगा आपको, तो बोलेगा साइकिल तो 5 लाख की है और उस पर 5% जीएसटी है, तो कितना लगा आपको 5% जीएसटी? 25,000 रुपए। वहां लग रहा है आपको 1 लाख, यहाँ लग रहा है आपको 25,000 रुपए। तो समझो एक चीज, ध्यान समझो इस एग्जाम्पल को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। एक दुकानदार है, वो साइकिल भी बेचता है, बाइक भी बेचता है। साइकिल पे है 5% जीएसटी, बाइक पे है 20% जीएसटी। उसके पास एक कस्टमर आया, उसने कहा भैया मुझे साइकिल भी चाहिए, बाइक भी चाहिए एक एक। तो दुकानदार ने दिमाग लगाया कि सामने वाले का जीएसटी कैसे बचाया जाए। उसने कहा एक काम करो, आप साइकिल ले लो 5 लाख की, मैं 5,000 की बाइक आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्ट ने बोला हाँ हम आपसे ज्यादा होशियार हैं, उन्होंने लेके आया मिक्स सप्लाई। ऐसी सप्लाई जो जानबूझकर मिलाई गई है बट नेचुरली साथ में नहीं मिलती है। कोई भी इसको बाइक खरीदना है, वो साथ में साइकिल नहीं खरीदता है। ठीक है, बट उसको साइकिल जानबूझकर मिलाई गई है, उसमें जिस आइटम का टैक्स रेट हाईएस्ट रहेगा हम वो कंसिडर करेंगे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो 5 लाख में जो हाईएस्ट टैक्स रेट है जो बाइक का है 20% ही चार्ज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कुछ सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह इशू किए कि ये सप्लाई में प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल गुड्स किसको बोलेंगे इस सप्लाई में? तो सप्लाई सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो आप क्या बोलते हैं क्लैरिफिकेशन इशू किया इसमें, वो था प्रिंटिंग को लेके। सर प्रिंटिंग को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन इशू हो गया? ना प्रिंटिंग दो चीज, एक थी ये फर्स्ट केस पढ़िए प्रिंटिंग में क्या होता है। एक होता है जो राइटर, मान लो एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को जीएसटी की बुक कोई पब्लिश करवानी है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कंटेंट भेज दिया प्रिंटर वाले को। उसने क्या किया, वो कंटेंट को उसने सारा अपना रिसोर्सेस लगा के उस कंटेंट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, उस कंटेंट को पूरा प्रिंट करके उसको मुझे भेज दिया। तो उसमें प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल सप्लाई होगा। देखो मैंने कंटेंट दिया उसको, ठीक है, उसने कंटेंट को प्रिंट किया सेम टू सेम, मुझे दे दिया। तो जो मैंने उसको कंटेंट दिया है दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सप्लाई, और उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वेयर कंटेंट इज provided by supplier and recipient use resources to print. In such cases प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा? जो एक कंटेंट प्रोवाइड किया गया है, और जो कंटेंट प्रोवाइड किया क्या बोलेंगे उसको? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये बंडल सर्विस है, मैंने उसको कंटेंट दिया, उसने प्रिंट करके मुझे दे दिया। ठीक है, राइट। तो इसमें हम जो कंटेंट दिया गया उसको मानेंगे प्रिंसिपल और उसको मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेकेंड केस देखिए, बहुत लोग अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ छपवाते हैं। ठीक है, मान लीजिए टिश्यू पेपर, मैंने मेरे ऑफिस में रखने के लिए टिश्यू पेपर छपवाया और उसको बोला कि आप टिश्यू पेपर प्रिंट करो, खाली मेरा लोगो लगा दो बस उसमें। आप टिश्यू पेपर प्रिंट करो एंड ओनली पुट माय लोगो एंड डिजाइन इन दैट एंड सेंड मी। तो इसमें मैंने कुछ कंटेंट तो दिया नहीं उनको, उनका जो 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 सप्लाई कर रहे हैं उसमें वो वही बनाते हैं। ठीक है, वही बना के सिर्फ मेरा लोगो डाल के मुझे दे रहे हैं। इन दैट केस प्रिंसिपल supply will be supply of goods, where I am not providing him anything. He is printing his basic printing tissues or whatever he prints, उसमें वो मेरा लोगो लगा दिए और लाके मुझे दे दिए, तो उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स का होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन क्या है सर? इसमें हमने कंपोजिट सप्लाई पढ़ा और मिक्स सप्लाई पढ़ा, फिर हमसे क्लैरिफिकेशंस देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स।
नाउ टायर की रीट्रेडिंग क्या होती है, आप समझ लो टायर का एक तरह का सर्विस होता है, ठीक है, जिसमें रबड़ लगता है, सब लगता है। जिस तरह वन मोर एग्जांपल इज अलाइनमेंट होता है। तो रीट्रेडिंग में क्या होता है, टायर का सर्विस होता है, टायर की सर्विसिंग होती है और उसमें कुछ सामान लगते हैं उसको सर्विसिंग करने के लिए, और रबड़ भी लगता है टू सम एक्सटेंट उसको रीट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी का टायर खराब हो गया, आप उसको लगे रीट्रेडिंग कराने के लिए, आपने उसको दिया थर्ड पार्टी को रीट्रेडिंग करने के लिए। तो उसने क्या क्या सर्विस दिया आपको, उसने टायर की रीट्रेडिंग की, टायर की रीट्रेडिंग में रबड़ भी लगता है, ठीक है। तो जब वो आपको बिल बनाएगा वो क्या बनाएगा, वो बोलेगा सर रीट्रेडिंग ऑफ टायर इतना चार्ज है और रबड़ का कॉस्ट इतना है, दो सप्लाई साथ में हो रही है, इसमें क्या करेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा। तो एक्ट बोलता है रीट्रेडिंग ऑफ टायर जब आप देने गए तो आपने उनको नहीं बोला कि आपको रबड़ लगाना नहीं लगाना है, वो नेचुरली बंडल्ड है, जब टायर रीट्रेडिंग होगा तो उसमें रबड़ लगेगा, ठीक है। तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल सप्लाई। रबड़ और सप्लाई यू कैन कॉल इट एंसिलियरी सप्लाई। सो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट सप्लाई में आ गया, रीट्रेडिंग ऑफ टायर प्रिंसिपल सप्लाई हो गया। सो जीएसटी इसके हिसाब से लगेगा, ठीक है, राइट। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, अगर आपने जो टायर कराई है सर्विसिंग, वो टायर आपने जिनको सर्विसिंग के लिए दी है उनसे ही खरीदी थी आपने ये टायर, आपने उनसे ही टायर खरीदा, आप उनसे ही रिट्रेडिंग करवा रहे हो, फिर उनसे ही ले रहे हो, इन दैट केस उसको बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। टायर्स बीइंग serviced by same person from whom spot, इसको बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये था हमारा कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। तो हमने क्या देखा, कॉम्पोजिट सप्लाई वो होता है जो नेचुरली बंडल्ड होता है। दोस्तों ये नेचुरली बंडल्ड का क्लैरिफिकेशन डेफिनेशन के लिए कोई पर्टिकुलर लाइन सेंटेंस या कंडीशंस नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको इमेजिन करना है कि आपको सोचना है कि कोई भी सर्विसेज, दो सर्विसेज साथ में दी जा रही है, ये एक के साथ एक नेचुरली हमेशा दी जाती है या फिर स्पेसिफिक अलग से दी जा रही है, नेचुरली नहीं मिलती है। अगर स्पेसिफिक हमेशा दी जाती है आप बोलोगे कॉम्पोजिट, हमेशा नहीं दी जाती है आप बोलोगे मिक्स सप्लाई। अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है तो आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है उसका लगाना है जीएसटी, मिक्स सप्लाई है जिस भी सप्लाई का हाईएस्ट टैक्स रेट है वो सप्लाई लगाना है। सिंपल है, क्लियर है। कॉम्पोजिट सप्लाई का एग्जांपल में दिया आपको इडली सांभर, आप इडली मांग रहे हो एक प्लेट, वो आपको सांभर साथ में दे रहा है, आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दैट कॉन्स्टिट्यूट कॉम्पोजिट सप्लाई। प्रिंसिपल कंपोनेंट इडली है। प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक चीज बोलो आप, दूसरी आपको साथ में दी जा रही है, उसको बोलेंगे ये प्रिंसिपल है। अगर मैं दूसरी बोलूँ तो पहली साथ में दी जा रही हो जरूरी नहीं है, तो वो प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं सांबर प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं सांबर मांगूंगा तो मुझे इडली देगा, गारंटी नहीं है, लेकिन इडली मांगूंगा तो सांबर देगा, गारंटीड है, ठीक है। तो उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं, क्लियर है। तो आज की क्लास में हमारा यहाँ पे जीएसटी में सप्लाई का कॉन्सेप्ट पूरा खत्म होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप कोई भी टॉपिक, इतने सारे टॉपिक हमने पढ़े सप्लाई में, ये सारे टॉपिक्स के हमारे शॉर्ट वीडियोस भी चैनल पे रहेंगे, आप वो शॉर्ट वीडियोस भी गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ही जानना है तो, ठीक है। तो यहाँ हमारा सप्लाई खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल, जैसे ही नई वीडियोस आएंगे आपको मालूम चल जाएगा।
थैंक्स एवरीवन, हैव अ गुड डे।